जय हिंद सोल्जर्स। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फिजिक्स का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन, चैप्टर वाइज वीडियोस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो इन वीडियोस में कंपाइल कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं उनको पहले लिख कर और आप लोगों के सामने लाता हूँ ताकि मतलब कोई भी एरर आने की कोई भी संभावना ना हो। ठीक है, तो अभी तक जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कम आवाज़ लग रही है, तो शायद आज के लेक्चर में उन्हें कम आवाज़ नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला लेक्चर अभी ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कूलॉम्स लॉ का जो चैप्टर था। और ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ जो चैप्टर था फर्स्ट नंबर, मैंने वो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेकंड चैप्टर है और थर्ड वीडियो, दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें इसमें दिया हुआ है कि यल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। यल भुजा का एक घन है, उसके केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को क्या करना है, मैंने इस वीडियो में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो लगातार देखना है, पूरी वीडियो देखना है और लास्ट में जाकर मुझे ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर एज्यूम करिएगा। ठीक है, और मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का कंपाइल किया हुआ है, मतलब साधारण से प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। साधारण से प्रश्न आप खुद की मेहनत से भी कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चंस, मैंने उनको यहाँ पे कलेक्ट कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब समाहित किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि यल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर को देखिए, सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, ठीक है, यानी कि बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ आप मान लीजिए। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत आप ये याद रखें कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए और आप लोग ये याद रखें, ये मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको इन प्लेलिस्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, हाई लेवल के, ऊंचे लेवल के और मीडियम लेवल के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो करा रहा हूँ, इंक्लूड किया हुआ है मैंने। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चनों को मैंने अभी टोटली स्किप किया हुआ है, तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, मैंने पीडीएफ में सारा सब कुछ भी कंपाइल कर रखा हुआ है, कई सारी बुक्स का मटेरियल उसमें समाहित है। आप लोगों के हाथ में, आप लोग उसको को पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को खुद ही उसका लेवल पता होगा। तो ये मस्ट है कि आप लोग वो पढ़ पढ़ भी रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो के लेक्चर भी आपको देखने हैं। ठीक है, और जो भी लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशंस, कई सारे नोट्स, पीडीएफ्स, कई सारी चीज़ें डाल रखी हैं,
तो आप लोग वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पिछले 10 दिनों में मैंने काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताइए। और जिन भी कैंडिडेट के पास अभी भी मेरी पीडीएफ नहीं है तो वो लोग एग्ज़ाम में मतलब टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर वहाँ से देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे ऊपर पिन कर रखी है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 0 या 100 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अच्छा आप लोगों को बस याद ये रखना है कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदैव 0 होती है। ऊपर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 न्यूटन प्रति कूलाम, इसको कोई भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोगों का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऊपर ये सब दिया हुआ है। आप याद रखेंगे कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ें। फोर्थ नंबर को देखें, 4 नंबर देखें। इसमें दिया गया है कि आवेश का एक खोखला गोला आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। अच्छा, अभी थर्ड नंबर में आपने क्या देखा, इसके आप आंसर ऑप्शन देख लीजिए। किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर या 2 मीटर से कम दूरी पर। ठीक, एक बार आप थर्ड नंबर को देख लीजिए। ये इसमें मेन हाईलाइट है कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 0। ठीक है, अब आप लोगों को फोर्थ नंबर को देखना है कि आवेश का एक खोखला गोला है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, कहाँ पर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर मतलब कि केंद्र पर, वहाँ पर वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पर। और कई लोग बोलते हैं, कई कैंडिडेट बोलते हैं कि वो भाई पीडीएफ दे दिया करो आप। अच्छा आप लोग बताइए कि पीडीएफ आपको हर जगह से मिलती है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी पीडीएफ ना मिलती हो। और ये 15 मिनट की वीडियो होती है, 15 या 14 मिनट की मान के चलिए आप। और आप लोगों को वो देखने में प्रॉब्लम आती है। हर जगह से आप पीडीएफ ले लेंगे, हाँ मतलब सारी जगह से पीडीएफ ले लेकर आप रख लेते हैं और पढ़ते हैं नहीं उसको। मेरा उद्देश्य बस ये है, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, एक बार रिवाइज़ करेंगे तो कम से कम 2 बार तो हो ही जाएगा। तो कम से कम होता ये कि जब आप बार बार लिखेंगे किसी चीज़ को तो वो आपको लर्न हो जाएगी। बस ये सोचकर मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ, ये ताकि आप लोग अब जब पीडीएफ नहीं होगी आप लोगों के पास, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो आप नोट करेंगे ही करेंगे। एक बार लिखने के टाइम पर पढ़ेंगे, एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक, ऐसे कई सारी पीडीएफ सभी पढ़ाते हैं जो सब पीडीएफ पीडीएफ क्या करोगे ज़्यादा पीडीएफ लेके। ठीक, ज़्यादा मतलब आप ढीला ढाली करोगे तो ये तो ठीक तो नहीं है। वहाँ बेलगांव पूछेंगे ट्रेनिंग सेंटर में तो आप इसी तरीके से ढीला ढाली करेंगे, वहाँ पे रैंकिंग आपकी कम हो जाएगी, इतना समझ लीजिए। अगर आपको अभी से स्ट्रिक्ट रहना है, जो चीज़ अच्छी लगे उसको सही तरीके से फॉलो करना है, ये नहीं कि बस पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, ये ठीक थोड़ी नहीं होता। मैं बस इसीलिए नहीं देता हूँ कि आप लोग मतलब लूज हो जाते हैं कि मतलब अब पीडीएफ मिल गई है तो पीडीएफ से ही पढ़ लें। ठीक है, तो 5वें नंबर को देखिए। फिफ्थ नंबर दिया गया है कि आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर 0 होता है। ठीक, तो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि गोली जो कोई भी मतलब चालक है, गोली चालक है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो केंद्र में या गोले के भीतर 0 होती है। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट तो है, लेकिन आगे पढ़िए। गोले के बाहर 0 होता है तो ये गलत हो गया। गोले के भीतर 0 तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि गोले के भीतर अधिकतम होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपको ए और सी पर फोकस करना है। गोले के भीतर 0 तो होता है। अब सी ऑप्शन को देखें, गोले के भीतर 0 तथा गोले के
बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर सी ऑप्शन में ये ना होता कि गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता। ठीक है, ए या सी में से कोई लगा देते। लेकिन अभी इसमें ये भी पूरी चीज़ दी गई है ना, जहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वहाँ उसी को लगाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपको सी लगाना है क्योंकि वहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, मतलब पूरी जानकारी दी गई। ठीक है, तो गोले के भीतर शून्य, गोले के भीतर कितना होता है? शून्य, तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है। तो इसका राइट जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में आपको देखना है R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों, ठीक है, R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। R1 R2 त्रिज्या के दो गोली चालक हैं, ठीक है, उनके जो पृष्ठ पर जो है, पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों पर इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। आप हमेशा याद याद ये रखें कि जब भी कोई दो आवेशित गोली चालक हैं या चालक हैं और उनके पृष्ठ जब घनत्व बराबर होते हैं, उनके पृष्ठ घनत्व जब बराबर होते हैं, तो उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 होता है। आवेशित गोलीय चालकों के पृष्ठ घनत्व जब बराबर होते हैं, तो उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 होता है। तो 1:1 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर में क्या दिया गया है? स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का गणितीय रूप क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैंने भी वन टाइम इसको फोकस किया था जब आया था, तो मुझे याद था, तो मैंने इंक्लूड कर दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। गॉस का प्रमेय है ये, ठीक है, गॉस थ्योरम कौन सी है? आप ये मान के चलें, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि गॉस थ्योरम कौन सी है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू इंटू फाई ई, और फाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू। तो सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दिया गया है। 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर पर क्या दिया गया है? किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर, किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए। कोई गोला है, ठीक है, उसके अंदर आपने प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक, आप लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है बस, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, बस ध्यान से समझना। किसी गोली पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी गोली पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर को देखते हैं, और आप लोगों को लास्ट में कमेंट करना है, ये मुझे बताना है कि कितने आपके आज ठीक हुए हैं चैप्टर वाइज। जो फिजिक्स की मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो इसमें 15 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आज आपके सही हुए हैं। ये मान के चलिए पूरा एग्ज़ाम लेवल है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9वां नंबर देखिए, 9th नंबर। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मैंने क्या बताया? किसी भी तरह का गोलाकार चालक हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके भीतर की पूछी जाए, तो सदैव क्या होती है? शून्य। फिर से याद रखें, चाहे आवेशित हो, चाहे किसी भी प्रकार का गोली चालक हो, और उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछी गई है, तो वहाँ कितनी होती है? सदैव शून्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। गलती आपको नहीं करनी है, आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाना। ठीक है, याद याद रखना। तो 10 नंबर पर आइए।
ज़रा इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझ से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा इसका ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब आप पढ़ लीजिएगा कि 10 नंबर को पढ़िए। अनंत लंबाई की दो समांतर प्लेटें, ठीक है, और एक समान रूप से आवेशित हैं। अनंत लंबाई की दो समांतर प्लेटें हो गई और वो एक समान रूप से आवेशित हैं, ठीक है, और उन पर जो जो पृष्ठ घनत्व है, ठीक है, वो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ पर होगी, आप लोगों को बताना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो शून्य कहाँ पर होगी, बिंदु ए पर या बिंदु बी पर या बिंदु सी पर या बिंदु ए व सी दोनों पर। आप लोगों को गलती नहीं करना है, ये पीडीएफ के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो आप लोगों को अभी गलती नहीं करनी है, ठीक। दो मतलब समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित हैं, एक पर प्लस सिग्मा चार्ज है, दूसरे पर माइनस सिग्मा चार्ज दिया हुआ है, पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है, और ये पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से पॉइंट पर शून्य होगी, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिंदु ए व सी दोनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा, ठीक, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी फिगर को आपको ध्यान से देखना है, एक बार इसी फिगर को ध्यान से देखना है। अब इसमें, ठीक है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा पृष्ठ घनत्व दिए हुए हैं और पॉइंट ए बी सी पूछा गया है। और ये 11वें नंबर को आप देखें कि उपरोक्त प्रश्न में, इसी प्रश्न में बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आपने देख लिया है कि पॉइंट ए व पॉइंट सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात है वो कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है, कौन से पॉइंट पर, ए व सी पॉइंट पर, ठीक है। तो ए व सी पॉइंट पर शून्य हो गई। अब पॉइंट बी पर पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये आपको याद रखना है कि बिंदु ए व सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी और बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है कि फ्लक्स फाई ई व वैद्युत क्षेत्र ई में संबंध बताइए। इसे गलती नहीं करना, और जो गलती कर रहा है तो वो अपने आप का खुद अंदाज़ा लगा ले कि वो किस लेवल पे है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई तथा वैद्युत क्षेत्र ई में संबंध क्या है, तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में दिया गया है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर, द्रव की एक बूंद को आप आवेशित करते हैं तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है या घटती है, ठीक है, या अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप कभी भी द्रव की एक बूंद को आवेशित करते हैं तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है वो घटती है, ठीक है, ठीक। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के चैप्टर में मिलेगा कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति कैसी होती, घटती है, ठीक है। 14 नंबर पर आइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि एक आवेशित खोखला गोलीकार मतलब गोलाकार चालक के केंद्र पर, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए, आवेशित खोखले गोलेकार चालक के केंद्र पर, ठीक। अच्छा, गोलाकार चालक आ गया, आप लोगों को ये तो फिक्स हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक। गोलीकार चालक के केंद्र पर या गोलीकार चालक है, आवेशित है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या विभव भी शून्य होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। अब आप लोगों को ये बताना है, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, आपको ये फाइंड करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, इसमें ये दिया गया है, आप ऑप्शन को ये देखें कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं। तो अभी इसको होल्ड करिए, चूँकि विद्युत क्षेत्र ई शून्य होता है,
विभव शून्य, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं, तो ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी को देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विभव बराबर होते हैं, तो बराबर नहीं होते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो इसे काट दीजिए। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आपको फाइंड करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई व विभव बराबर, मतलब विद्युत क्षेत्र ई व विभव वी दोनों शून्य होते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है। आवेशित खोखले गोलेकार चालक के केंद्र पर कोई भी आवेशित गोला है और उसके केंद्र पर अगर पूछा गया है, ठीक है, या आवेशित खोखले गोलेकार चालक कोई भी हो, किसी तरीके का गोला है और उसके सेंटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, तो वहाँ शून्य होती है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का जो चैप्टर ये है, इसका लास्ट है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड कर रखे हैं, और कल मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, टेस्ला, वोल्टमीटर या हेनरी, आप लोगों को बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। ठीक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, वोल्ट मीटर। या अगर पूछा जाए आपको कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, और ई का मान आपको पता है कि एफ अपॉन क्यू नाट, तो ऊपर आ जाएगा एफ इंटू ए अपॉन क्यू नाट, तो एफ न्यूटन होता है, और ए मीटर स्क्वायर एरिया है मीटर स्क्वायर, और क्यू नाट का मतलब होता है कूलाम। ठीक है, तो इसका एक मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है, और इसकी विमा भी आप लोगों को फाइंड करनी है। आप लोग विमा भी इसको जरूर पढ़ना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपकी इन क्वेश्चन को लेके क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी कैंडिडेट मुझसे नए जुड़े हुए हैं, तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि पीडीएफ, तो भाई 15 या 13 या 14 मिनट की वीडियो में आप पीडीएफ क्या लोगे, आप उसको मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आप उसको एक बार लिखें, तब पढ़ेंगे, और जब एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको कुछ या न कुछ याद हो जाएगा। पीडीएफ आप ले लेंगे, रख लेंगे, क्या फ़ायदा उससे। मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप लोगों का हित होना चाहिए, भला होना चाहिए। तो मैं बस इसी उद्देश्य से मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग, जब मैं पीडीएफ नहीं दूंगा तो आप वीडियो को रोक कर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाएगा। ऐसे मेरे ही मेहनत करने से क्या फ़ायदा, आप लोगों को भी तो मेहनत करना है। अच्छा, साफ सीधी बात, जिन लोगों को बेलगांव तक पहुंचना है, जिन लोगों को सफ़र वहां तक करना है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस एटलीस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ। तो बस आप लोग अपना स्कोरिंग ज़रूर बताएं, या जो भी आपके अंदर विचार हों वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, और कल मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद।